जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की बात करने जा रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड के चार धाम यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ये चार धाम यात्रा कैसे करनी है, चार धाम यात्रा कुल कितने दिन की होती है और हमारा रूट कैसा होगा, कौन से सीक्वेंस से हमको फॉलो करना चाहिए और कैसे कैसे हमारा स्टे होगा, हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, हमारे साथ कौन गाइड करेगा, कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी, हमको टेंट लेके रुकना चाहिए या फिर हमको वहां पे होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग है और वो पैदल चलने में असमर्थ हैं तो घोड़े, खच्चर या हेलीकॉप्टर की क्या फैसिलिटी होगी, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। और वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि एक व्यक्ति का चार धाम यात्रा का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बनी रहेगा मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, जिससे आपको चार धाम यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि ये चार धाम यात्रा कितने दिन की होती है। दोस्तों बेसिकली आपको बताना ये चाहूंगा कि जो ये चार धाम यात्रा शुरू होती है वो शुरू होती है हरिद्वार से। और जैसा आपको पता होगा कि हरिद्वार हमारी देश के बहुत सारे प्रमुख ट्रेनें वहां जाती है, तो हरिद्वार से हमारी यात्रा शुरू होगी और हमारी यात्रा वापस हरिद्वार पे खत्म होगी। चार धाम यात्रा की जो ये योजना बनती है ये लगभग आपकी 9 रात 10 दिन की बनती है, अगर आप गौमुख नहीं जाते हैं तो। अगर आप गौमुख की भी ट्रैकिंग ऐड करते हैं तो मान के चलिए कि आपका एक दिन और ऐड हो जाएगा, वरना आप मान के चलिए कि आपका 9 रात 10 दिन की ये यात्रा बनती है और आप चार धाम यात्रा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो है केवल चार धाम। तो हरिद्वार से हमारी यात्रा शुरू होती है। आप अगर ग्रुप में हैं तो आपके लिए बेस्ट सुटेबल है टेम्पो ट्रैवलर, आराम से कंफर्टेबली आप जा सकते हैं। अगर आपकी कोई छोटी ग्रुप है तो इनोवा, और उससे भी अगर छोटी ग्रुप है तो फिर डिजायर या फिर टोयोटा की इटियोस आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। वीडियो के आखिरी में मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप पैकेज लेके जाते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ेगा, अगर आप सेपरेट ही सारी चीजें खुद ही मैनेज करना चाहते हैं तो फिर आपको वो कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो दोनों ही आपके ऑप्शन में विकल्प दूंगा, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको सभी चीजों की जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों हरिद्वार से यात्रा शुरू होती है और हमारे देश के बहुत सारे प्रमुख शहरों से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो आप हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। वही अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप देहरादून से यात्रा अपनी शुरू कर सकते हैं। देहरादून में आपका एयरपोर्ट है तो आप देहरादून उतर के आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं डे नंबर 1 की। दोस्तों आपको मैं सभी योजना डे वाइज बताता जाऊंगा ताकि आपको सभी चीजें और भी अच्छे से क्लियर होती जाए। डे नंबर 1 दोस्तों आपको हरिद्वार से आपको जाना है बरकोट की तरफ। दोस्तों हरिद्वार से बरकोट की जो दूरी है वो लगभग आपकी 180 किलोमीटर की यात्रा पड़ जाती है, और यह यात्रा तय करने के लिए आप मान के चलिए कि आपको लगभग 6 से 7 घंटा या 8 घंटा भी लग सकता है। तो आप ये एक दिन आपका तो केवल बरकोट पहुंचने में ही लग जाएगा और उस रात आप बरकोट पे स्टे लेंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम बरकोट तो पहुंच चुके हैं, अब हमको स्टे कहां लेना है, क्या हमको स्टे की फैसिलिटी होगी और हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। दोस्तों बरकोट में आपको बहुत सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे, धर्मशाला भी कुछ देखने को मिल जाएंगी। डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है और आप कैसे जगह पे स्टे करना चाहते हैं। और दोस्तों वही अगर मैं रेट की बात करूं तो आप मान के चलिए कि 2000 रुपए पर डे के हिसाब से या फिर 1500 रुपए पर डे के हिसाब से आपको वहां रूम अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे सभी होटल्स के रेट इसलिए महंगे हैं क्योंकि ये चार धाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा, ये जो भी यात्रा होती है दोस्तों ये मुश्किल से 5 से 6 महीने के लिए होती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी व्यापार होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। चलिए दोस्तों हम बरकोट में स्टे कर लिए। और वही बात की जाए खाने पीने की तो दोस्तों होटल में भी आपको खाने पीने की व्यवस्था मिलती है, या नहीं तो आप चाहे तो भोजनालय, रेस्टोरेंट कुछ छोटे मोटे देखने को मिल जाएंगे, तो वहां भी जाके आप अपने भोजन ग्रहण कर सकते हैं और उस रात आप विश्राम कीजिए। बरकोट में डे नंबर 1 आपका इस तरह के कंप्लीट होता है। अगले सुबह प्रातःकाल उठिए डे नंबर 2 पे। डे नंबर 2 पे आपको दोस्तों जाना है बरकोट से जानकी चट्टी के लिए। दोस्तों जानकी चट्टी वह स्थान है जहां से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है हमारे यमुना माता यानी कि यमुनोत्री के लिए। दोस्तों बरकोट से जानकी चट्टी आपको वही गाड़ी लेके आएगी जो गाड़ी आप हायर किए रहेंगे। लगभग ये आपकी दूरी पड़ती है 45 किलोमीटर की, तो आप हार्डली 1.5 से 2 घंटे में जानकी चट्टी पहुंचेंगे और जानकी चट्टी से आपकी पद यात्रा शुरू होती है यमुनोत्री के लिए। दोस्तों ये जो यमुनोत्री की पद यात्रा होती है वो लगभग 5 किलोमीटर की होती है। 5 किलोमीटर की यात्रा तय करने में मान के चलिए आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और आप यमुनोत्री पहुंच जाएंगे। यमुना माता के दर्शन कीजिए। यमुना नदी का उद्गम स्थल इसी स्थान से होता है। यहाँ पे कुछ समय दीजिए और अच्छी तरीके से यमुनोत्री को एक्सप्लोर कीजिए, मत्थे टेकिए और वापस आप आ जाइए ट्रैकिंग करके जानकी चट्टी, और जानकी चट्टी से वापस आप आ जाइए बरकोट, और डे नंबर 2 की रात आप पुनः बरकोट में स्टे कीजिए। अगली सुबह दोस्तों प्रातःकाल आप डे नंबर 3 पे उठिए। बरकोट से आपको जाना है उत्तरकाशी, और ये बरकोट से उत्तरकाशी की जो दूरी है वो आपकी लगभग 80 किलोमीटर की पड़ जाती है। दोस्तों ये 80 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए आपको लगभग लगेंगे 3 से 4 घंटे, और आप उत्तरकाशी में अपना स्टे बना सकते हैं। दोस्तों इस दिन आपको सिर्फ उत्तरकाशी में स्टे लेना है, क्योंकि दोस्तों हम अगले धाम की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है आपका गंगोत्री।
तो दोस्तों आप उत्तरकाशी में स्टे लीजिए और रात्रिकालीन वहां विश्राम कीजिए। डे नंबर 3 आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है। अगली सुबह प्रातःकाल उठिए, यानी कि डे नंबर 4। डे नंबर 4 पे दोस्तों आपको उत्तरकाशी से जाना है गंगोत्री के लिए, और ये गंगोत्री जाने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई ट्रैकिंग नहीं करनी होती। हालांकि आपको मैं बताना ये चाहूंगा कि 4 धाम यात्रा में आपको केवल 2 ही धाम में ट्रैकिंग करनी है। 2 धाम में आपको डायरेक्ट गाड़ी उस धाम तक जाती है, और वो जो ट्रैकिंग करने वाले धाम है वो है आपका, जैसा कि मैंने बताया, यमुनोत्री, और तीसरा धाम यानी कि केदारनाथ। ये 2 ही धाम ऐसे हैं जहां पे आपको ट्रैकिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों डे नंबर 4 पे आप पहुंचे गंगोत्री। यहाँ पे आप गंगा माता जी के दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, और दर्शन वर्शन करने के बाद आप वापस उत्तरकाशी में आ जाइए, और डे नंबर 4 पे आप उस दिन वापस उत्तरकाशी के होटल में बिताइए। अगली सुबह प्रातःकाल डे नंबर 5 में आपको उठना है और जाना है उत्तरकाशी से सोनप्रयाग या फिर सीतापुर या फिर गुप्तकाशी। अब ये 3 नाम जो मैंने लिए, ये वही स्थान है जहां से आपको अगले धाम के लिए, यानी कि देवों के देव महादेव केदारनाथ की यात्रा शुरू करनी है। दोस्तों सीतापुर तक हालांकि आपकी गाड़ी आती है और सोनप्रयाग तक भी आपकी गाड़ी जाती है, लेकिन इस साल का जो रश अगर कहा जाए, क्योंकि अभी कोविड की पैंडेमिक सभी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, तो मान के चलिए कि आपको सीतापुर में, सोनप्रयाग में, सब जगह आपको होटल्स जो है वो हाउसफुल मिलेंगे। तो आप हो सकता है गुप्तकाशी मिले, या फिर हो सकता है आप उखीमठ में स्टे लें। जहां भी आपको होटल मिले आप वहां स्टे बना सकते हैं। हालांकि आगे आपको मैं बताऊंगा कि आपको पैकेज के क्या कॉस्ट पड़ेंगे और उस पैकेज में आपको कहां होटल दिया जाएगा, सभी चीजों की जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों आप उस दिन डे नंबर 5 पे उत्तरकाशी से आइए आप सोनप्रयाग। सोनप्रयाग की जो दूरी है लगभग उत्तरकाशी से वो 220 किलोमीटर की पड़ती है, और ये 220 किलोमीटर की यात्रा तय करने में आपको लगभग 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। और आप उस दिन डे नंबर 5 में उत्तरकाशी से आकर सोनप्रयाग में स्टे ले लीजिए, या फिर जहां भी होटल मिलता है गुप्तकाशी में भी आप स्टे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली सुबह यानी कि डे नंबर 6 में, डे नंबर 6 में आपको यात्रा शुरू करनी है महादेव के लिए, जो कि है आपका गौरीकुंड से। दोस्तों आप वहां से पहले गौरीकुंड चले जाइए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको बुलेरो सुमो का साधन लेना पड़ेगा, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। 30 रुपए 40 रुपए सवारी लेता है, और आप गौरीकुंड पहुंचेंगे, और गौरीकुंड से आपकी 16 से 17 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू हो जाएगी केदारनाथ के लिए। तो दोस्तों डे नंबर 6 में आप ट्रैकिंग करते हुए, आराम से महादेव के नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप पहुंचेंगे केदारनाथ मंदिर प्रांगण में। दोस्तों केदारनाथ पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाएगी, और डे नंबर 6 में आप उस रात केदारनाथ में ही आप स्टे अपना बना सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ में स्टे करने का सबसे ज्यादा लोगों के मन में संशय होती है कि वहां हमको होटल कैसे मिलेगा, हमको क्या टेंट मिलेगा, हमको क्या हाउस हट मिलेगा, जो कि GMVN द्वारा चलाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो पैकेज में आपको सभी जगह वहां पे होटल प्रोवाइड करा दी जाएगी। अन्यथा चाहे तो आप वहां पे डॉर्मेट्री भी है, आपको टेंट सर्विस भी मिलती है, जो कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से चलाया जाता है। GMVN दोस्तों उत्तराखंड टूरिज्म का एक गवर्नमेंट पोर्टल है, उनके द्वारा ये सारी चीजें व्यवस्था की जाती है। तो आप चाहें तो GMVN की तरफ से भी वहां अपनी स्टे बना सकते हैं। तो दोस्तों डे नंबर 6 में आप इस तरीके से केदारनाथ प्रांगण में पहुंचे, महादेव के रात में दर्शन कीजिए, आरती में सम्मिलित होइए, हर हर महादेव का नाम लेते हुए डे नंबर 6 आपका इस तरीके से संपन्न होता है। अगली सुबह प्रातःकाल आप उठिए डे नंबर 7 पे, पुनः आप महादेव के दर्शन कीजिए और अपनी ट्रैकिंग वापस शुरू कर दीजिए गौरीकुंड होते हुए सोनप्रयाग या फिर गुप्तकाशी के लिए। तो दोस्तों डे नंबर 7 में आप केदारनाथ मंदिर से आप नीचे उतरेंगे 16 से 17 किलोमीटर, और आप उस दिन पुनः वापस स्टे बनाइए गुप्तकाशी में या सोनप्रयाग में, जहां भी आपकी होटल्स अवेलेबल होगी। चलिए दोस्तों अगली सुबह यानी कि डे नंबर 8 पे, दोस्तों डे नंबर 8 पे आपको सोनप्रयाग से आपको डायरेक्ट निकलना है बद्रीनाथ के लिए। तो दोस्तों सोनप्रयाग से जो बद्रीनाथ की दूरी है वो लगभग 220 से 30 किलोमीटर पड़ती है ये दूरी भी, और ये दूरी तय करने के लिए आपको लगभग 8 से 9 घंटे पुनः लगेंगे। तो आप डे नंबर 8 में सोनप्रयाग से बद्रीनाथ पहुंचेंगे, और आप बद्रीनाथ में उस दिन स्टे ले लीजिए। हालांकि आप बद्रीनाथ अगर आप निकल रहे हैं तो सुबह सुबह आप सोनप्रयाग से डिपार्चर ले लीजिए, ताकि आप दोपहर होते होते बद्रीनाथ पहुंच जाएं। बद्रीनाथ में भी आपको रुकने की बहुत सारी व्यवस्था है, वहां पे भी आपको GMVN की तरफ से डॉर्मेट्री सर्विस भी दी जाती है, वहां पे आपको यात्री निवास भी दी जाती है, और साथ ही साथ आपके वहां धर्मशाला भी है, या फिर आप चाहें तो होटल में भी रुक सकते हैं। तो इस तरीके से आप बद्रीनाथ में स्टे लीजिए। बद्रीनाथ में आपको किसी भी तरीके की कोई ट्रैकिंग नहीं करनी है। बद्रीनाथ में जाइए और वहां पे आप बद्री विशाल यानी कि हमारे विष्णु अवतारी श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, अपने मनोकामनाएं मांगिए, और उस रात आप पुनः स्टे लेकर बद्रीनाथ में विश्राम कीजिए। दोस्तों अगली सुबह यानी कि डे नंबर 9 पे आप बद्रीनाथ में जो दर्शनीय स्थल है, जैसे कि माना गांव हो गया, भीमपुल हो गया, और भी 1-2 दर्शनीय स्थल हैं, उन सबको दर्शन करने के पश्चात आप बद्रीनाथ से आइए पीपल कोटी। दोस्तों बद्रीनाथ से पीपल कोटी का जो डिस्टेंस है वो आपकी लगभग 75 किलोमीटर की पड़ती है, और ये 75 किलोमीटर मान के चलिए कि आपका 2 घंटे में हार्डली तय हो जाएगा। तो दोस्तों आप पीपल कोटी में उस दिन स्टे लीजिए, और डे नंबर 9 आपका इस तरीके से संपन्न होता है। अगली सुबह यानी कि डे नंबर 10, और ये आपका अंतिम दिन होगा इस 4 धाम यात्रा का।
डे नंबर 10 में दोस्तों आप वहां से पीपल कोटी से अपनी यात्रा शुरू कीजिए अपने वापस लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि वो है आपका हरिद्वार के लिए। दोस्तों हरिद्वार की जो दूरी है लगभग आपकी 230 किलोमीटर की पड़ जाती है, और ये 230 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए आपको मान के चलिए कि 10 घंटे का ये सफर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहुंचेंगे हरिद्वार, और ये 9 रात 10 दिन की ये यात्रा होती है चार धाम की। चलिए दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप घोड़े खच्चर का प्रयोग करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप हेलीकॉप्टर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये आपके वेबसाइट है, तो यहां जाके आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग अपनी ले सकते हैं, जो कि आपको यमुनोत्री के लिए और केदारनाथ के लिए दोनों ही जगह आपको हेलीकॉप्टर सर्विस मिलती है। तो आप यहां जाके इस वेबसाइट पे विजिट करके आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। हेलीकॉप्टर का रेट मैं अभी इसलिए यहाँ पे नहीं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये हर साल ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप इस वेबसाइट में जाके अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। वही अगर मैं दूसरी बात करूं घोड़े खच्चर की, तो दोस्तों आप घोड़े खच्चर या फिर पालकी भी प्रयोग करके आप उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, यानी कि यमुनोत्री तक, और दूसरा स्थान है आपका केदारनाथ। तो दोनों जगह आपके पालकी के रेट अलग अलग होते हैं, घोड़े खच्चर के रेट अलग अलग होते हैं, तो वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आप वहां से इन माध्यम का प्रयोग करके आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ या फिर जो चलने में असमर्थ है उनके लिए आप ये सुविधा दे सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि क्या हमको इन यात्रा के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केदारनाथ यात्रा हो चाहे आपकी वो चार धाम यात्रा हो, दोनों के लिए ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों इस वेबसाइट में जाके आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन आपको कुछ भी नहीं, केवल आधार कार्ड लगेगा और आपको एक फोटो लगेगा। अपने रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जो डेट पे आप विजिट कर रहे हैं, जिस डेट पे आप जहां जा रहे हैं, उस डेट के लिए आप अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और उसकी प्रिंट आउट निकलवा के अपने आधार कार्ड साथ में रखिए, और ये यात्रा आप अपनी शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको अपने साथ कैरी करना दोस्तों, जिसमें से पहला आता है आपका गर्म कपड़े। दोस्तों अपने साथ आप गर्म कपड़े जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको वहां पे ट्रैकिंग के दरमियान या फिर रात के समय पे आपको ठंडी का आभास जरूर होगा, तो आप वो अपने साथ जरूर रखिएगा। दूसरी चीज ये कि अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो बारिश कभी भी हो जाती है, तो उसके लिए आप अपने साथ रेनकोट या फिर छाता आप जरूर कैरी कीजिएगा, ताकि आपको ट्रैकिंग करने में ज्यादा समस्या ना हो। तीसरी चीज दोस्तों ये कि आप अपने साथ पानी बोतल जरूर रखिएगा, क्योंकि ट्रैकिंग के दरमियान कहीं कहीं पानी की उपलब्धता कम है, तो आप अपने साथ पर्याप्त मात्रा में पानी बोतल रखिएगा। एक अपने साथ ट्रैकिंग स्टिक रखिएगा, ताकि आपको ट्रैकिंग करने में काफी सहूलियत मिले। साथ ही साथ आपको वहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो आपको हर जगह भली भांति मोबाइल कनेक्शन मिल जाती है। घर वालों से, परिवार वालों से संपर्क आप कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ पावर बैंक जरूर रखिएगा, क्योंकि वहां पे लाइट का भरोसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको अपने साथ कैरी करनी है। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं और अगली बात करते हैं कि इस यात्रा को करने के लिए आपको कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप ये पैकेज लेना चाहते हैं तो इसमें आपके होटल एकोमोडेशंस, वहां पे ब्रेकफास्ट, डिनर, साथ ही साथ आपको हर जगह के लिए जो गाड़ी प्रोवाइड कराई जाएगी, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। और साथ में आपको एक गाइड भी दिया जाता है, क्योंकि यही यात्रा 9 रात 10 दिन की होती है, तो आपको एक गाइड जरूर चाहिए रहता है, क्योंकि आपको मार्गदर्शन सही और उचित दे पाए। और वही अगर दोस्तों अगर आप सेपरेटली घूमना चाहते हैं, अपने हिसाब से सारी चीजें मैनेज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आपको होटल बुकिंग, गाड़ी की सर्विसेज, ये सब मिला के आपको पर पर्सन का जो कॉस्ट पड़ेगा वो 18,000 से 20,000 रुपए पर पर्सन पड़ेगा, और ये आप चार धाम यात्रा अपनी संपन्न कर लेंगे। तो दोस्तों ये था आपका चार धाम यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो मुझसे प्रकट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।